हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी। तो आरसीसी के अंदर हमने टू वे स्लैब का टॉपिक कवर कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं उसके न्यूमेरिकल्स को। तो न्यूमेरिकल के अंदर हम देखने वाले हैं मूवमेंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेसिकली। बाकी सारा डिज़ाइन टू वे स्लैब का वन वे स्लैब की तरह ही होगा। जो मेन इसके अंदर जो डिफ्रेंशिएशन आती है वो आती है मूवमेंट की कैलकुलेशन में। बाकी सारा सब कुछ सेम एज इट इज़ वन वे स्लैब की तरह डिज़ाइन होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। कैलकुलेट मूवमेंट्स फॉर अ स्लैब शोन इन फिगर। हमें फिगर दी हुई है स्लैब की, इसके अंदर हमें मूवमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। फिगर क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब आर। हमें क्लियर स्पैन इसके अंदर क्या किया हुआ मेंशन किया हुआ है 6.2 मीटर और 4.6 मीटर्स। ठीक है। इसके बाद द लाइव लोड ओवर स्लैब इज, लाइव लोड हमें मेंशन किया हुआ है 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लाइव लोड आ रहा है हमारी स्लैब के ऊपर। फ्लोर फिनिशिंग लोड जो है वो 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये भी मेंशन किया हुआ है। द स्लैब इज कॉन्टिन्यूअस। स्लैब जो है हमारी कॉन्टिन्यूअस है ओवर टू एडजेसेंट एजेस। कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पर और यहाँ पर, सब ये इधर भी कॉन्टिन्यूअस है और इधर भी कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस और यहाँ पर भी डिसकॉन्टिन्यूअस है हमारी स्लैब। ये चीज मेंशन भी की हुई है। यूज M20 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील। स्टील और कॉन्क्रीट का ग्रेड मेंशन किया हुआ है 20, M20 और 415 हमारा स्टील है। द स्लैब इज सपोर्टेड ओवर 250 mm थिक वॉल्स। मतलब जो हमारी विड्थ ऑफ सपोर्ट है उसका भी हमें यहाँ पर उसकी भी डायमेंशन दी हुई है 250 mm, 250 mm की हमारी विड्थ है सपोर्ट की। IS कोड मेथड से हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। देखो बहुत सारे मेथड्स थे कैलकुलेट करने के मूवमेंट को, बट हमें मेंशन किया हुआ है IS कोड से हमें करना है। जनरली नहीं भी मेंशन अगर करता तो IS कोड हमारा मेथड जो है वो हमें वो हम फॉलो करते हैं बेसिकली। अदरवाइज आपकी मर्जी, अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो दूसरा मेथड भी आप यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगता है। क्लियर। अब देखो यार, यहाँ पे जब क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें शुरुआत करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। क्योंकि यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया, बट क्वेश्चन जब रैंडमली आता है तो हमें पता नहीं होता कि ये वन वे स्लैब का क्वेश्चन है या टू वे स्लैब का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन चाहिए हमें। LXC और LYC जो क्लियर लेंथ है हमारी वो 4.2 और 6.2, जो बड़ी लेंथ है वो LY होगी और LX जो छोटी है। तो यहां से हमने क्या किया, R की जो वैल्यू रेशियो निकाली बेसिकली इनकी LY अपॉन LX की 6.2 अपॉन 4.6। R जो है हमारा 1.35 आ गया। देखो मैंने पहले ही सारी कैलकुलेशन करके इसीलिए रखी है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं हमारे यहाँ पे। अगर पहले ही कैलकुलेशन करके रखी है तो थोड़ा टाइम आपका भी बचेगा और यहाँ पर स्पीडली थोड़ा सा काम हो सकता है हमारा। तो देखिए R की वैल्यू यहाँ पे 1.35 आ जाती है, तो 2 से कम है, 2 से कम है, इसका मतलब टू वे स्लैब की तरह डिजाइन करूंगा। तो ये तो हमारे यहाँ पर कंफर्म हो गया कि हमारी स्लैब कैसी है, टू वे। ठीक है। इसके बाद अब मेन जो एक और चीज आती है यहाँ पर, वो आती है टू वे स्लैब के अंदर एज्यूम करना है मुझे डेप्थ। ठीक है। तो डेप्थ जब मैं एज्यूम करूंगा, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये आपका डिजाइन का है, मैंने इसको सिर्फ मूवमेंट कैलकुलेशन के लिए आपको दिया है। अदरवाइज पूरा क्वेश्चन जो है वो डिजाइन किया जाता है। ये सारी स्लैब डिजाइन करेंगे हम, आगे भी देखेंगे क्वेश्चंस, टू वे स्लैब के काफी क्वेश्चंस देखेंगे हम। बट अभी यहाँ पर हमें सिर्फ मूवमेंट कैलकुलेट करना सीखना है। पूरा क्वेश्चन हमें पूरा डिजाइन जो है वो यहाँ पर नहीं देखना, क्योंकि डिजाइन के बाकी स्टेप्स हम वन वे स्लैब में भी देख चुके हैं। तो फिलहाल हमारे लिए जो ज़्यादा जरूरी है वो है मूवमेंट्स की कैलकुलेशन। तो इसीलिए हमें एक चीज जो है हम डिजाइन स्टेप्स में हमने जो नहीं कवर की वो है ये टेबल। ये टेबल क्या कहती है आपकी, कि जब भी मैं एज्यूम करता हूं डेप्थ को, या फिर हमारी जो स्लैब है उसकी स्लैब की जो डेप्थ है वो मुझे कैलकुलेट करनी है, तो उस टाइम पर जो एजम्पशन मैं लेता हूं, जो सबसे पहले जो डी की वैल्यू मैं लेके चलता हूं, जो कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ जो होगी मेरे स्लैब की, वो मैं इस टेबल के थ्रू कैलकुलेट करूंगा। ये टेबल क्या बोलते हैं, देखो जनरली तो हम क्या करते थे, स्पैन अपॉन ए से हम कर देते थे, स्पैन डिवाइड बाय ए वैल्यू, वहां से हम क्या करते थे, इफेक्टिव डेप्थ निकालते थे ताकि हमें डिफ्लेक्शन के चेक्स ना लगाने पड़े और वो अवॉइड हो जाए। ऑटोमेटिकली जो मेरी डेप्थ आएगी वो डिफ्लेक्शन प्रूफ हो जाए, मतलब सेफ हो जाए एक तरह से डिफ्लेक्शन से। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो टेबल आपको दी हुई है ये कुछ नहीं है, ए वैल्यू ही है ये, बट यहाँ पर जो ए वैल्यू है वो थोड़ी बढ़ा दी है हमने। ठीक है। ए वैल्यू को थोड़ा हमने यहाँ पर चेंज कर दिया बेसिकली।
तो ए वैल्यू जो है यहाँ पर वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हमने स्पैन डिवाइड बाय डी, कैपिटल डी है हमारा, टोटल डेप्थ आएगी, उसके लिए यहाँ पर ये छोटी सी टेबल बना के दे दी है कि अगर माइल्ड स्टील की बात करूं तो हमारे सिंपली सपोर्टेड स्लैब में 35 हम यूज करेंगे, स्पैन डिवाइड बाय डी की जो रेशियो है बेसिकली यहाँ पर, तो यहाँ पर, और अगर कॉन्टिन्यूस है तो 40, वही HYSD या CTD बार्स हैं तो 28 और 32 आ जाएगा रिस्पेक्टिव केसेस में। ये वैल्यूज बेसिकली इसी को 0.8 से मल्टीप्लाई करके ही आई है। ये 35 इंटू 0.8 करोगे ये आएगा, 40 इंटू 0.8 करोगे 32 आएगा। तो बेसिकली इसी का ही 80% हमने उसमें कंसिडर किया है। आई होप ये क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे हमें कौन सा दिया हुआ है यहाँ पर, FE 415 स्टील, तो HYSD बार्स की हमें पढ़नी पड़ेगी टेबल। अब हमारी स्लैब कैसी है, कॉन्टिन्यूस है, तो 32 वैल्यू हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो अब यहाँ पे जब मैं ओवरऑल डेप्थ जो मानूंगा, एज्यूम करूंगा, तो वो किससे आएगी, यहाँ पर स्पैन डिवाइड बाय डी की रेशियो थी बेसिकली, 32 मैंने यहाँ पर लेनी थी, 32 इक्वल्स टू स्पैन अपॉन डी, तो डी को मैं इधर ले गया और 32 इधर चला गया। तो जो रिक्वायर्ड डेप्थ जो आएगी मेरी वो क्या आएगी, कैपिटल डी इक्वल्स टू स्पैन अपॉन 32। यहां से मैं इसको एज्यूम करूंगा पहले, ठीक है भाई। तो स्पैन अपॉन 32 से मैंने एजम्पशन शुरू करी, कैपिटल डी मेरी आ गई यहां पर, और स्पैन जो होगा मेरा वो कौन सा होगा यहाँ पे 4600, मतलब ये जो 4600 आपका जो स्पैन आएगा उसको लेके मैं यहाँ पे डेप्थ को डिफाइन करूंगा, ठीक है। बेसिकली छोटे वाला स्पैन ही हम लेके चलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर डेप्थ जो है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या आ गई, हमारी जो डेप्थ 143.75 सॉल्व करके आ गई थी, बट हमने एक राउंड ऑफ फिगर ले ली कि हाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दूं ताकि राउंड ऑफ हो जाए और सेफ भी रहूं। तो डी रिक्वायर्ड हमारी आ गई 160 mm, 160 mm की हमारी डेप्थ जो है हमें चाहिए टोटल ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चल गया। इसके बाद जो हमारी एजम्पशन, मतलब मैंने मान लिया, अब डिजाइनिंग में तो ये कैपिटल डी नहीं यूज होगी ना, डिजाइनिंग में तो क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ यूज होगी। इफेक्टिव डेप्थ के लिए इफेक्टिव कवर की जरूरत पड़ेगी। अब इफेक्टिव कवर मानना पड़ेगा, कुछ भी वैल्यू नहीं दी हुई तो आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज एज्यूम करनी है, क्लियर। तो एजम्पशन के बेसिस पे ही सारी चीजें चलती हैं। यहाँ पर एज्यूम क्या किया मैंने, यहाँ पर इफेक्टिव कवर 30 mm का मैंने इफेक्टिव कवर यहाँ पे कंसिडर कर लिया, तो 30 mm का इफेक्टिव कवर ले लिया, तो जो डी बचेगी हमारी स्मॉल डी कितनी आ जाएगी, 160 माइनस 30, 130 mm का हमारा इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पर आ गई है। इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी की वैल्यू 130 mm आ गई। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल चल रहा था। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है भाई। इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू भी चाहिए हमें, बेसिकली आगे मूवमेंट्स की कैलकुलेशन करनी है, तो मूवमेंट किससे निकालते हैं, इफेक्टिव लेंथ के द्वारा। इफेक्टिव लेंथ के लिए हमें क्या पता है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस के केस में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। मैं इफेक्टिव लेंथ को कैसे निकालता हूं, दो केसेस होते हैं। एक तो सबसे पहले मुझे कंपेयर करना है कि जो हमारी एल क्लियर बाय 12 जो विड्थ ऑफ सपोर्ट है बेसिकली, वो विड्थ ऑफ सपोर्ट क्या एल क्लियर बाय 12 से छोटी है या एल क्लियर बाय 12 से बड़ी है। दोनों कंडीशंस में अलग अलग मेथड्स हैं हमारे इफेक्टिव लेंथ निकालने के, ठीक है। अगर छोटी आती है तो जैसे सिंपली सपोर्टेड में करते हैं वैसे ही LC प्लस डी, LC प्लस डब्ल्यू, दोनों में से मिनिमम, वही हमारी इफेक्टिव लेंथ। अगर बड़ी आ जाती है तो हमने देखा था कि हमारे कैप पैनल्स के थ्रू अलग अलग कंडीशंस आ जाती हैं। फिर हमें देखना पड़ेगा कि कौन से स्पैन के अंदर मेरी स्लैब है जिसके लिए मैं इफेक्टिव लेंथ निकालना चाहता हूं। तो चेक करते हैं। सबसे पहले यहां पे मैंने देखा इफेक्टिव विड्थ ऑफ सपोर्ट, इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए, बेसिकली इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए मैंने क्या चेक करी, सबसे पहले विड्थ ऑफ सपोर्ट कितनी दी हुई है हमें, 250 mm दी हुई थी, क्लियर। यहां पर हमें ये दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 250 mm, 250 mm हमें यहां पर विड्थ ऑफ सपोर्ट दी हुई है। अब इसको किससे कंपेयर करूंगा, LC बाय 12 से। LC हमारी क्या है 4.6 मीटर। अब 4.6 मीटर डिवाइड बाय 12 हमारा यहाँ पे आएगा। इसको मैं किससे, देखो यार एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं यहाँ पे भी मैंने स्पैन जो है छोटा लिया, यहाँ पे भी स्पैन जो है छोटे वाला लेके किया है। मूवमेंट की कैलकुलेशन दोनों में आएगी, बट यहाँ पर हमारा जो है शॉर्टर स्पैन ही यूज होगा, ये ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। मूवमेंट दोनों साइड से कैलकुलेट करता हूं मैं, शॉर्टर और लॉन्गर स्पैन से सब जगह से मिलाकर, बट जो ये वैल्यूज कैलकुलेशन चलती है ये अब भी हमारी शॉर्टर स्पैन की वजह से ही चलेगी, ठीक है। शॉर्टर स्पैन को ही कैलकुलेट करूंगा मैं यहाँ पे, उसी को मानकर।
अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए बेसिकली। LC/12 हमारा यहाँ पर जब हम चेक करते हैं तो 383 आता है। 4.6 मीटर डिवाइड बाय 12 करते हैं 383 मीटर mm हमारी यहाँ से वैल्यू आ जाती है। तो ये किसके साथ कंपेयर करनी है? 250 के साथ। तो 250 से क्या है? छोटा है, तो W इज लेस देन LC/12। तो कौन सा केस हो गया? फर्स्ट केस। किसकी तरह डिजाइन करूंगा? सेम एज सिंपली सपोर्टेड। तो सेम एज सिंपली सपोर्टेड क्या रहता है सिंपली सपोर्टेड का क्राइटेरिया? LX इफेक्टिव LC+D या फिर LC+W, यही रहेगा। तो LC+D क्या आएगा? 4.6 + 0.13 4.73, और LC+W, W मीन्स यहाँ पर क्या है? विड्थ ऑफ सपोर्ट। तो ये क्या है? 4.6 + 0.25, ये आ गया 4.85। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही आ जाएगा हमारा। मिनिमम क्या है? दिख ही रहा है 4.73। तो यही हमारा डिजाइन यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे? y डायरेक्शन में करेंगे। तो Ly जो होगी वो हमारी क्या होगी? Ly प्लस यहाँ पर d। तो d की वैल्यू क्या है? 0.13, यहाँ पर कैलकुलेट करी थी। तो 6.33 हमारा यहाँ पे आ गया। और ये क्या हो गया? 6.2 + 0.25 6.45। दोनों में से मिनिमम क्या है? 6.33। तो 6.33 हमें यहाँ पर हमारी इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू भी मिल चुकी है। एक आ गई 4.73 और एक आ गई 6.33। दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं। मूवमेंट कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए लोड की भी पता होना चाहिए मुझे, वैल्यू क्या है। तो लोड्स की कैलकुलेशन होगी क्योंकि W की भी वैल्यू वहां पर यूज होगी। तो लोड्स हमें कौन कौन से दिए हुए हैं? डेड लोड मतलब यहाँ पर सेल्फ वेट है स्लैब का। इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है? 0.16 हमने क्या यूज किया है इसके अंदर? देखो हमें इसके साइज को देखते हैं। सबसे पहले इसका साइज जो है हमें कितना दिया हुआ है? पॉइंट क्लियर स्पैन ऑफ, ये हमें इसकी विड्थ और सारी चीजें दी हैं, बट हम विड्थ और जो लेंथ है वो तो 1-1 मीटर के लिए ही इसको डिजाइन करेंगे। इसके अलावा इसकी थिकनेस हमें कितनी दी हुई है? मतलब जो हमें डेप्थ दी होगी, तो डेप्थ हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी, दी नहीं थी वो हमने पहले कैलकुलेट करी थी। ठीक है, तो यहां पर ये जो दोनों चीजें हैं 1 मीटर का तो स्पैन आपने मान लिया विड्थ और लेंथ में, बट डेप्थ हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी क्योंकि दी नहीं हुई थी। ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन थी मुझे, तो वो चीज हमें नहीं मेंशन थी, वो हमने कैलकुलेट करी थी। तो 0.16 यहाँ पर ले लिया हमने। कितना डेप्थ जो हो गया हमारा? तो कैपिटल डी लेंगे बेसिकली। ठीक है भाई, क्यों कैपिटल डी? क्योंकि लोड तो पूरा का पूरा ही स्लैब देगा। रेजिस्ट जो है मूवमेंट्स को वो हो सकता है स्मॉल डी की वैल्यू से कर रहा हो, बट वजन तो पूरे डी की वजह से ही आएगा। इसलिए 0.16 × 1 × 1 × 25 इसका यूनिट वेट हो गया। तो 4 kN/m² हमारा यहाँ पे डेड लोड आ गया, मतलब सेल्फ वेट की वजह से। लाइव लोड हमें दिया हुआ है 7 kN/m² हमें लाइव लोड दिया हुआ है। फ्लोर लोड जो दिया हुआ है हमें, बेसिकली ये भी डेड लोड ही आएगा, बट वो डेड लोड जो मैंने शो किया है वो इसके सेल्फ वेट की वजह से, और ये फ्लोर लोड हो गया। तो ये दिया हुआ है हमें 1.5 kN/m²। तो जो टोटल लोड आएगा सबको ऐड करेंगे, टोटल लोड क्या हो जाएगा? 12.5 kN/m²। ये टोटल लोड आ गया। जितने भी लोड्स की वैल्यू अप्लाई हो रही थी उनका जो टोटल है, एक्चुअल में जो लोड लग रहा है वो 12.5 kN/m² है। डिजाइनिंग हम किससे कर रहे हैं? यहाँ पर LSM से। तो LSM से कर रहे हैं तो फैक्टर्ड लोड चाहिए होगा, तो क्या करूं? इसी को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1.5 टाइम्स ऑफ W। तो कितना आ गया यहाँ पे? 1.5 टाइम्स ऑफ 12.5, ये आ गया 18.75। ये हमारा यहाँ पे, इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया 19 kN/m²। ये हमारा यहाँ पे फैक्टर्ड लोड जो है आ चुका है। अब मुझे क्या वैल्यू चाहिए? IS कोड मेथड के अंदर हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? αx × WU × में LX का स्क्वायर, अगर MUX निकाल रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से सारे अल्फा की वैल्यू मैं निकाल कर मूवमेंट्स की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? लोड चाहिए था, मैंने कैलकुलेट कर लिया। इफेक्टिव लेंथ चाहिए थी, यहां पर क्या होगा? LX ई आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट्स में मैंने आपको पहले भी बताया था, मूवमेंट कैलकुलेट करते टाइम मैं LE लिखूं, मतलब इफेक्टिव लेंथ लिखूं या ना लिखूं, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए वो इफेक्टिव लेंथ ही होगी। ठीक है, कई बार, क्योंकि कई बार हो जाता है स्किप हो जाता है, एक आधा जो नोटेशन है नहीं लिखा हुआ, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। जहां पर भी मूवमेंट दिखेगा इफेक्टिव लेंथ आएगी आपकी रोल में। अब देखिए
ये आपका मूवमेंट है अल्फा, अल्फा इंटू डब्ल्यू यू। अल्फा की वैल्यू टेबल से पढ़ेंगे, क्लियर। और डब्ल्यू यू जो है हमारी यहां पर आ गई ये 19, वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसके बाद एल एक्स इफेक्टिव वो भी हमने कैलकुलेट कर ली यहां पर 4.73। तो W भी पता है, L भी पता है, वैल्यू किसकी नहीं पता, अल्फा की। कैलकुलेट करूंगा टेबल नंबर 26 से। कौन से केस के लिए, 2 एज डिसकंटिन्यूअस होंगे, जिसके 2 एज डिसकंटिन्यूअस है, एक ये और एक ये। इस तरह का जो पैनल नजर आएगा, ठीक है, तो जो पैनल नजर आएगा हमें 2 डिसकंटिन्यूअस एजेस के लिए, वहां से उनकी अल्फा वैल्यू रीड करूंगा। यहां पे मैंने शो कर दिया है आपको एक टेबल की फॉर्मेट में, ठीक है। MUX नेगेटिव, MUX पॉजिटिव, MUY नेगेटिव, MUY पॉजिटिव। यहां पर चारों मूवमेंट्स की कैलकुलेशन हमने यहां पे की हुई है। अब इसके अंदर देखिए मूवमेंट्स जो आएंगे वो मैंने यहां पे लिख दिए। इसके बाद है हमारी इफेक्टिव डेप्थ, फिर एरिया ऑफ स्टील, फिर स्पेसिंग रिक्वायर्ड, और स्पेसिंग जो मैंने प्रोवाइड करी है वो भी अलग से लिख दी, ठीक है। अब देखो यार, यहां पर जब आप चेक करोगे तो डेप्थ रिक्वायर्ड जो ये डेप्थ रिक्वायर्ड नहीं है, ये डेप्थ प्रोवाइडेड है। यहां पे तो मैंने प्रोवाइड किया ना ये, तो ये डेप्थ हमारी क्या है, प्रोवाइडेड। तो ये मैं प्रोवाइड करूंगा यहां पर, और इसको फिर मैं कंफर्म किससे करूंगा, यहां पे डेप्थ रिक्वायर्ड जो हमारा फॉर्मूला रहता है जनरली उसके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से। तो वहां से मैंने क्या निकाला कि इसको डेप्थ इतने वजन के अगर मेरे स्ट्रक्चर को अगर मैं बनाना चाहूं तो कितनी डेप्थ जो है मेरी रिक्वायर्ड होगी। उससे ज़्यादा दी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दी तो रिवाइज करना पड़ेगा डिज़ाइन। तो जो डेप्थ रिक्वायर्ड आएगी, मूवमेंट्स की कैलकुलेशन अभी हम करेंगे, ठीक है। ये जस्ट अभी देख रहे हैं यहाँ पर मैंने पूरा टेबल बनाया है, ये मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि इसके बाद मूवमेंट्स कैलकुलेट करने के बाद हम डेप्थ रिक्वायर्ड कैलकुलेट करेंगे बेसिकली। अब इससे पहले टेबल ही समझ लेते हैं। टेबल के अंदर मैंने क्या किया, 4 मूवमेंट्स हमारे निकल सकते हैं, मतलब एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, मतलब दो पॉजिटिव में और 2 नेगेटिव के अंदर, एक्स में और वाई में। MUX पॉजिटिव, MUX नेगेटिव, MUY पॉजिटिव, MUY नेगेटिव, 4 आपके आ सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, हर एक में क्या होगा, LX ही यूज होगा, बस अल्फा की वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहेंगी आपकी। अब अल्फा की वैल्यू टेबल से रीड करी, यहां पे हमने वैल्यूज जो है टेबल से रीड करके यहां पर मेंशन कर दी। इसके बाद मैंने क्या किया, मूवमेंट्स को कैलकुलेट किया। वैल्यू अल्फा की आ गई, W और L की वैल्यू हमें पता ही थी, पुट करते चले गए और यहां पर हमें मूवमेंट्स की वैल्यू जो है, मूवमेंट जो है वो बेसिकली कैलकुलेट हो गया। अब सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दी है, कोई भी इसमें अलग सी बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है वो मैंने स्किप किया है थोड़ा सा, एज इट इज लिख दिया यहाँ पर, क्लियर। अब देखो इसके बाद जो मैंने यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ लिखी है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज नजर आएगा। इफेक्टिव डेप्थ तो मैंने यहाँ पर कितनी निकाली थी, 130, 130 mm, और इसमें भी 130 mm लिखी है। बट इन दोनों में मैंने कितनी लिखी है इफेक्टिव डेप्थ, 120 mm, बट मैंने कैलकुलेट तो 130 करी थी ना। ये मैंने इसीलिए करी है क्योंकि देखो अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, 130 आप यहां पर मेंशन कर सकते हो, बट जो रियल में आपको नजर आएगी ये कौन सी आपकी मूवमेंट्स हैं, बेसिकली रीइंफोर्समेंट कौन सी आएंगी, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में जब हम चेक करेंगे इस तरह से, तो यहां पर आपको ये जो चीज है, ठीक है, ये जो आपको यहां पर नजर आएंगे इस तरह से नजर आएंगे बीम के अंदर। तो ये जो डॉटेड आपको नजर आ रही है ये आपकी क्या है, वाई, AST वाई होगा, मूवमेंट वाई डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा उसकी वजह से आपको ये जो नजर आएगा स्टील बार्स, AST वाई, MU वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में आपको नजर आएगी कुछ ऐसे। सपोज ये ऐसे है, थोड़ा इसको लंबा बना सकते हो आप, लेंथ थोड़ी ज्यादा दिखा दो ताकि थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहां पर ये जो स्टील बार्स आपको नजर आ रहे होंगे, तो ये जो स्टील बार्स हैं ये हमारे वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, वाई डायरेक्शन के हैं। और जो नीचे इनके आपको स्टील बार्स दिखाई दे रहे हैं वो एक्स डायरेक्शन में है, ये क्या है, एक्स। तो जब हम इसकी इफेक्टिव डेप्थ चेक करते हैं, तो इफेक्टिव डेप्थ में चेक करूंगा, सपोज अब इसके साइड व्यू से देख लो,
तो यहाँ पे तो आपको एक स्टील बार नजर आएगा, ये उसके ऊपर नजर आ रहे होंगे कुछ। तो इफेक्टिव डेप्थ जब आप कैलकुलेट करोगे यहां से, तो ये आपकी जो नीचे वाला एक्स पोर्शन है, ये इफेक्टिव डेप्थ तो थोड़ी सी मतलब ज्यादा नजर आएगी, इसके अंदर कवर थोड़ा कम नजर आएगा। लेकिन मतलब आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो, यहां पर सपोज ये आपकी ब्लू से मैंने दिखाई है AST-X और रेड डॉटेड पोर्शन है AST-Y। तो जब आप यहां से चेक करोगे ये पोर्शन, तो ये आपको लेंथ कितनी नजर आएगी, 130, ठीक है। और जब आप यहां तक चेक करोगे, मतलब ये डॉटेड पोर्शन तक, तो ये पोर्शन आपका एक तरह से यहाँ पे कम हो जाएगा, 130 से थोड़ा कम आपको नजर आएगा। ये चीज क्लियर। अब यहां पर अप्रोक्सीमेटली एक डायामीटर जो है वो कम हो जाएगा, 10 mm का हम यूज कर रहे हैं सपोज, तो 10 mm मैंने यहां पर घटा दिया, ठीक है भाई। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको परेशान करे। मतलब कैसे किया मैंने, ये जो मैंने नीचे वाले बार थे यहां तक का ये जो डिस्टेंस था, ये तो मैंने 130 मान लिया, और मैंने क्या किया, यहां से लेके इस तक का डिस्टेंस 120 मान लिया। सिर्फ यही किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये जो बार है ये इस वाले बार के ऊपर है, थोड़ा ऊपर है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसीलिए मैंने इफेक्टिव डेप्थ जो है वो 120 मान लिया यहां पर। ये चीज क्लियर। अब यहां पे लिख सकते हो आप कि हमने इसीलिए मानी है कि हमारा एक डायामीटर जो है, एक बार जो है इसके नीचे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली एक डायामीटर का जो डिस्टेंस है वो मैं कम कर सकता हूं इफेक्टिव डेप्थ के अंदर। क्लियर। बेसिकली वैसे तो अगर हम निकालते हैं, देखो अगर बिल्कुल ही बाय रूल चलोगे तो फिर हमें सेंट्रोइड निकालना पड़ता है, फिर हमें स्मॉल डी की वैल्यू लेके चलते हैं। इफेक्टिव कवर जब हम निकालेंगे तो हम सेंट्रोइड निकालते हैं, उसके बाद फिर हम सारी वैल्यूज करते हैं कैलकुलेट। बट यहाँ पर एक रफ आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऊपर वाले में 130 यूज कर दी और नीचे वाले में 120 यूज कर ली, एक डायमीटर कम कर दिया। नहीं भी समझ आ रहा किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, 130 यूज करके कर सकते हो, ठीक है। एज ए डिजाइनर जो मैं कर सकता हूं मॉडिफिकेशंस, वो मैंने यहां पर बताई हैं आपको। तो 120 मैंने क्यों करी है यहां पर, बिकॉज ऑफ डायमीटर, बिकॉज ऑफ रीइंफोर्समेंट बिलो दिस। इसके नीचे भी एक रीइंफोर्समेंट है, उसकी वजह से मैंने इसके डेप्थ को कम कर दिया। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना यहां पर। अब देखो यार, अब सारी कैलकुलेशन अब हमने देखी है, डी की वैल्यू यहां पर हमने लिख दी, ये चीज क्लियर। इसके बाद एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालूंगा वो मैं अगली टेबल, जो इसके बाद की जो टेबल है वो भी आगे देखते हैं। अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, हम सिर्फ यहां तक की कैलकुलेशन करी है अभी हमने, ठीक है, बाय सीक्वेंस। अब इसके बाद सिक्स्थ स्टेप जो होगा हमारा, मूवमेंट्स निकालने के बाद डेप्थ रिक्वायर्ड है। बेसिकली क्वेश्चन तो आपका यहीं खत्म हो गया, आपसे तो सिर्फ मूवमेंट्स ही पूछा था, बट 2-3 स्टेप मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा आपको इसीलिए कैलकुलेट करके बताए हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। ज्यादा पूरा क्वेश्चन डिजाइनिंग नहीं करेंगे, बाकी स्टेप्स जो है वो सेम रहेंगे, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। जो चेंज है आपके क्वेश्चन के अंदर वो यहीं देख लिया। डेप्थ रिक्वायर्ड एक तरह से चेक लगा दिया हमने, D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ MU अपॉन QB। यहां पर MU कौन सा यूज करेंगे हम, जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम जो हमारा आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की वजह से जो डेप्थ की रिक्वायरमेंट होगी, अगर उतनी सेटिस्फाई हो जाए तो बाकी मूवमेंट्स की तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो मैक्सिमम कितना था यहाँ पर 28, ठीक है। तो 28 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.138 इंटू 20 इंटू 100,000, सॉरी, ठीक है। तो ये 0.138 Q की वैल्यू लिखी हुई है मैंने, Q की वैल्यू मतलब जो आती है C को हटा के, तो C हमारा यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 0.36 हमारा आता है, 0.36 FCK इंटू J इंटू K। तो जो FCK है वो आपका यहाँ पे है 0.36, J इंटू K की वैल्यू वहाँ पर मेंशन कर दी, ठीक है भाई। यहाँ से हमें पता चल गया कि डेप्थ रिक्वायर्ड कितनी आ गई, 102 mm, प्लस हमने 30 mm का कवर भी लगा दिया, तो टोटल डेप्थ कितनी देनी थी, 132 mm, जो कि क्या है 160 से कम है, मतलब 160 हमने सेफ दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। अब एरिया ऑफ स्टील हमें जो चाहिए होगा, एरिया ऑफ स्टील भी क्या होगा, हर एक मूवमेंट के लिए हर एक एरिया ऑफ स्टील चाहिए होगा, मतलब जितने बेंडिंग मूवमेंट उतने ही स्टील। तो यहाँ पर हर एक को अलग अलग कैलकुलेट करूंगा मैं, यहाँ पर एक की कैलकुलेशन दिखाई हुई है, बाकी की सब आप कैलकुलेशन जो है अपने आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ नहीं। सेम करेंगे, जैसे AST सपोज मैं MUX के लिए अगर कैलकुलेट करता हूं, तो यहाँ पर 0.5 FCK अपॉन
एफ वाई इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी इंटू डी, ये करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एम यू एक्स के लिए जो वैल्यूज मैं यूज करूंगा वो क्या वैल्यूज रहेंगी, 0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई, ये वैल्यूज सेम रहेंगी बिल्कुल एज इट इज सब में। 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 एम यू जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले एम यू एक्स नेगेटिव लूंगा फिर एम यू एक्स पॉजिटिव लूंगा, अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर। अपॉन में एफ सी के इंटू बी इंटू डी, ये जो डी की वैल्यू है बेसिकली इन दोनों के लिए 130 यूज करूंगा, बाकी दोनों के लिए 120। अगर कोई यहाँ पर भी 130 यूज करता है तो वहां पर भी आप 130 यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर डी की वैल्यू रिड्यूस करी है इसलिए मैं रिड्यूस्ड वैल्यू यूज करूंगा यहाँ पर। इधर भी इंटू बी इंटू डी में भी आपका यहाँ पे 130 इन दोनों के लिए और 120 इन दोनों के लिए, जो डेटा आपने यहाँ पे लिखा होगा मेंशन किया है बेसिकली, उन्हीं वैल्यूज के थ्रू आप क्या करोगे, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लोगे। एरिया ऑफ स्टील जो कैलकुलेट किया आपने वो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, 693, 503, 506 और 367, ठीक है। ये सारी आपकी कैलकुलेशन पार्ट होगी जो आपने यहाँ पे पूरे एंड रिजल्ट्स जो है इसके अंदर मेंशन कर दिए। इसके बाद जो है मैंने आपको स्पेसिंग भी कैलकुलेट करके बताई है कि स्पेसिंग जो है वो कितनी प्रोवाइड करूंगा। स्पेसिंग कैसे निकालते हैं हम बेसिकली, जनरली हम क्या करते हैं, जितनी टोटल विड्थ है हमारी 1000 mm डिवाइड बाय नंबर ऑफ बार्स, तो वैसे स्पेसिंग आ जाएगी। तो सपोज हमने 10 mm का यहाँ पर बार जो है मेन बार जो है वो यूज किया है, तो 10 mm का मेन बार यूज किया है, तो स्पेसिंग कैसे आ जाएगी आपकी, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 1000 अपॉन AST इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये स्पेसिंग का नया फॉर्मूला कहाँ से आया, ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। ये जो आपका ये पोर्शन है, ये पोर्शन क्या बताता है, नंबर ऑफ बार्स। नंबर ऑफ बार्स मतलब टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ 1 बार। तो इसको अगर मैं नीचे ले जाऊंगा AST अपॉन में पाई बाय 4 डी स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एक सरिये का एरिया, सॉरी नंबर ऑफ बार्स कितना है एक सरिये का, तो ये आ गया। और टोटल से डिवाइड कर दूंगा इसको तो नंबर ऑफ बार्स पता चल जाएगा, तो कितने सरिये हैं वो, और स्पेसिंग कैसे निकालूंगा, 1000 अपॉन नंबर ऑफ बार्स, तो 1000 अपॉन नंबर ऑफ बार्स ऐसे आ गया। बस मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर एक्सपेंड करके लिख दिया इसलिए अलग सा लग रहा है आपको, अदरवाइज कोई भी गलत नहीं है या कोई नया फॉर्मूला नहीं है, स्पेसिंग वैसे ही निकाली है। किसी को नहीं समझ आ रहा है ऐसे तो आप अलग से कैलकुलेट कर लो, AST अपॉन एरिया ऑफ 1 स्टील बार, वहां से नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट कर लो, नंबर ऑफ बार्स को 1000 अपॉन नंबर ऑफ बार्स करके वहां से स्पेसिंग कैलकुलेट कर लो। कोई भी दिक्कत नहीं है अगर यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा, क्योंकि चीज वही की है, बस यहाँ पर एक साथ कर दी है इसीलिए थोड़ी सी अलग लग रही है। तो स्पेसिंग हमें यहाँ पर सपोज कितनी आ गई, 113 mm। ये किसके लिए, 693 जो एरिया था हमारा MU X नेगेटिव के लिए 113 mm आ गई हमारी। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, बाकियों के लिए भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर स्पेसिंग रिक्वायर्ड कितनी आ रही है, ये 10 जो लिखा है मैंने, ये 10 mm का जो बार है मैंने यूज किया वो लिखा हुआ है बेसिकली, 10 mm बार 113 mm स्पेसिंग, 10 mm बार 156 mm स्पेसिंग, 10 mm बार 155 mm स्पेसिंग, 10 mm बार और 214 mm स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर, ये रिक्वायर्ड है। राउंड ऑफ वैल्यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, स्पेसिंग थोड़ी कम कर सकता हूँ, बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके इनकी वैल्यूज मैंने कितनी करी, यहाँ पर 110 mm कर दी, यहाँ पर 150, यहाँ पर भी 150 और इधर एक 210 या 200 भी कर सकता हूँ, जो सूटेबल लगे मुझे, ठीक है। तो 210 मैंने अगर कर दी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा रिड्यूस भी नहीं करनी, ज़्यादा इंक्रीज तो खैर कुछ करनी ही नहीं है। तो ये बेसिकली जो आपकी टेबल बनी है यहाँ पर, ये आपके क्वेश्चन का पूरा सार है, ठीक है। आंसर जो आपने किया पूरा एक समरी जो है आपको इस टेबल में मिल गई, सभी कैलकुलेशन जो है करते हुए। ऐसे ही आप एग्जाम के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम के अंदर भी यार अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका सपोज 2-वे स्लैब का डिजाइनिंग का, तो बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, इतना टाइम आपके पास नहीं है कि हर एक स्टेप आप यहाँ पर कैलकुलेट करो। आप क्या कर सकते हो, एक सैंपल स्टेप वहां पर शो करोगे कि आपने किसी एक, सपोज यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील जो है, ये एरिया ऑफ स्टील मैंने कैलकुलेट कर दिया सपोज पहले के लिए MU X नेगेटिव के लिए, तो वहां पर फिर आप एक कैलकुलेशन सैंपल दिखा सकते हो, बाकी आप यहाँ पर टेबल के फॉर्म में डायरेक्टली कैलकुलेट करके वैल्यूज लिख सकते हो, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा तो इतना टाइम आपके पास नहीं होता। ऐसे ही सारी चीजें आप कर सकते हो, एक बार स्पेसिंग दिखा दो एक की, और स्टील बार दिखा दो एक का, और मूवमेंट जो है वो एक बार कैलकुलेट करके दिखा दो आप, ठीक है। एक एक चीज आप सैंपल कैलकुलेट करके दिखा दो, बाकी सारी आप यहाँ पर एज इट इज वैल्यूज कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।